हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉलिटी की चौपाल में। हमारा विषय जो अभी जिस पे हम अध्ययन कर रहे हैं जिसका वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। और इसी संदर्भ में हमारा आज का विषय है 1946 का कैबिनेट मिशन। हम जानते हैं कि इससे पहले कई अधिनियम और कानून आए। उसी क्रम में 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, 1935 का फिर भारत शासन अधिनियम आया। क्रमशः जो है कानून में सुधार होते गए, भारतीयों को अधिक स्वायत्तता मिलती गई, उत्तरदायी शासन का प्रबंध होता गया। लेकिन अब भारतीयों के मन में पूर्णतः स्वशासन की भावना जग चुकी थी। वो किसी भी विदेशी सरकार के अंदर नहीं रहना चाहते थे, विदेशी सरकार का शासन नहीं चाहते थे। और साथ ही साथ भारत की राजनीतिक अस्थिरता और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को होने वाली भारी आर्थिक क्षति से अंग्रेजों की स्थिति अब उपनिवेश पर शासन बनाए रखने की नहीं रह सकी और उसने उपनिवेश से धीरे धीरे अपने पैर समेटने शुरू कर दिए। इसी क्रम में भारत की राजनीतिक स्थिति के अवलोकन के लिए, साथ ही भारत में संविधान निर्माण की संभावना को जानने के लिए 1946 में उस समय के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल को भारत भेजा। 3 सदस्यीय शिष्टमंडल में शामिल थे सबसे पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव थे। दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरा एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। नौसेना तो इन तीनों को शिष्टमंडल के रूप में भारत भेजा गया। और भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था आनी चाहिए, इस पर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इनका जो शिष्टमंडल भारत आया था उसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि इनका काम मुख्य रूप से किस प्रकार का मंत्रालय हो, किस प्रकार की शासन व्यवस्था हो, इसका अध्ययन करके और इसकी रिपोर्ट सौंपना था। तो कैबिनेट मिशन ने 23 मार्च 1946 को भारत आया और 2 अप्रैल 1946 को ये दिल्ली पहुंचे। वस्तु स्थिति का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसी रिपोर्ट के आधार पे सितंबर 1946 में, कब? सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब अंतरिम सरकार क्या होती है इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अब हम उन प्रमुख बिंदुओं को जानते हैं जिसकी इन्होंने पेशकश की, अर्थात रिपोर्ट जो प्रस्तुत की तो उसमें इन्होंने जिन बिंदुओं को शामिल किया। सबसे पहला संविधान सभा का गठन। इन्होंने पेशकश की कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, संविधान सभा का गठन तो होगा, लेकिन आखिर
उसमें जो प्रतिनिधि आएंगे उनका चयन कैसे होगा, किस आधार पे होगा, उनकी संख्या क्या होगी, तो उसका भी उन्होंने चर्चा किया। दूसरा पॉइंट कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। अब देखिए, भारत में रियासतों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। भारत में, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी शासन में भारत को 3 हिस्सों में बांटा गया था। वो 3 हिस्से कौन कौन थे? सबसे पहला ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। दूसरा देसी रियासत, देसी रियासत। और तीसरा कमिश्नरी, कमिश्नरी। ये 3 तरह से बटे हुए थे। तो ब्रिटिश भारत जो था, ब्रिटिश नियम कानून पूरी तरह से लागू होते थे। देसी रियासत जो थी, इन्हें थोड़ी छूट मिली हुई थी और ये रियासत के जो राजा थे उनके अधीन होते थे और अंग्रेज के सरपरस्ती में अपना शासन चलाते थे। और तीसरा कमिश्नरी, कमिश्नरी में यहाँ पे ब्रिटेन द्वारा नियुक्त अधिकारी यहाँ का शासन चलाया करते थे। तो इस प्रकार ये 3 हिस्सों में बटे हुए थे, ब्रिटिश भारत, देशी रियासत और कमिश्नरी। अब सामूहिक रूप से इनका जो समूह है उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन होना था। और साथ ही साथ इनकी संख्या कितनी होगी, भारत में कुल इनकी संख्या कितनी होगी, किनकी? प्रतिनिधियों की। तो ब्रिटिश भारत जो थे उससे कुल 292 प्रतिनिधि का चयन होना था। देसी रियासत से 93 प्रतिनिधि का चयन होना था और कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि का चयन होना था। अगर हम इसको जोड़ लें तो कुल 389 प्रतिनिधियों का चयन होना था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन होना था और कुल मिला के 389 प्रतिनिधियों का चयन होना था। तीसरा, जनसंख्या के अनुपात में पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन। अब निर्वाचन मंडल जो है वह अंग्रेजों के हमेशा हित में रही है। अब इसमें निर्वाचन मंडल का अर्थ सीधे निर्वाचन मंडल से नहीं है, यहां पे निर्वाचन मंडल का अर्थ सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल से है। मतलब सांप्रदायिकता के आधार पे, जिसे 3 वर्गों में बांटने की सिफारिश की गई थी। वो 3 वर्ग थे, मुस्लिम, सिख एवं सामान्य संप्रदाय। सामान्य संप्रदाय, इन 3 वर्गों में बांट के निर्वाचन मंडल तैयार करना था। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, सिख के लिए अलग निर्वाचन मंडल और सामान्य संप्रदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल। अब कैबिनेट मिशन द्वारा जो चौथी सिफारिश की गई वो थी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा चयन। अब प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, इसके बारे में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर संघीय प्रणाली होगी तो शासन का 2 स्तर होगा, एक संघ पे और दूसरा जो है प्रांत में, राज्यों में। तो राज्य में जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होना था वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना जो है चयन किया जाएगा, तो वो हुआ आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। अब एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली चयन की एक प्रणाली होती है, प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रणाली होती है। जिस प्रकार जो है भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए के चयन की प्रणाली अपनाई जाती है, उसी प्रकार यह भी एकल संक्रमण प्रणाली में अपनाई जाती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है और इसमें प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार किया जाता है।
तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होना था। अब इसमें क्या था कि संप्रदाय के व्यक्ति अपने उस संप्रदाय का प्रतिनिधि चुनेंगे। आप यहां समझिए इसको ऐसे कि अगर मान लीजिए कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। उस क्षेत्र के लिए मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा और इस चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसका एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाएगा। चाहे वो शिक्षा के, आय, राजस्व जिस आधार पर हो, एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाएगा और उन निर्वाचक मंडलों द्वारा सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव होगा। निर्वाचक मंडल उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पूरी जनसंख्या में से कुछ विशेष व्यक्तियों का चयन करना, जो फिर बाद में प्रतिनिधि का चयन करेंगे। अब छठा विषय, माफ कीजिएगा, पांचवा, भारतीय रियासतों के चयन की पद्धति आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी। भारतीय रियासत जो थे उसके लिए इस प्रकार की प्रतिनिधि चयन की व्यवस्था नहीं रखी गई थी। ऐसा निर्णय लिया गया था कि ब्रिटिश सरकार, भारत के नेता, देशी रियासत आपस में मिलकर बैठे और वो आपसी सहमति से निर्णय लें कि देशी रियासत किस प्रकार अपने प्रतिनिधि का चयन करेगी, अर्थात विधानसभा में किस प्रकार, संविधान सभा में किस प्रकार भेजेगी। अगला, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसके सभी विभाग भारतीयों के अधिकार एवं नियंत्रण में होंगे। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये अंतरिम सरकार क्या होती है। अंतरिम सरकार होती है जब आपको जो है एक ठोस और मजबूत सरकार ना बन पाए किसी कारणवश और एक शून्य की स्थिति पैदा हो जाए, तो उस स्थिति में आप वैकल्पिक रूप से काम चलाने के लिए मध्य समय में, बीच के काल में आप एक सरकार का निर्माण करते हैं, तो वह अंतरिम सरकार होती है। आप एक उदाहरण के लिए जो है समझिए यहीं पे कि 1946 का कैबिनेट मिशन हुआ। 1946 के कैबिनेट मिशन के बाद वास्तविक इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। अब इस बीच के कालखंड में जब अंग्रेज ने लगभग भारत को स्वायत्तता दे दी थी और वास्तविक सरकार 1952 में आई, तब क्या किया गया कि वैकल्पिक रूप से संविधान सभा के द्वारा ही 1935 के भारत शासन अधिनियम को संविधान मानकर सरकार चलाया गया। तो इस प्रकार इन दो कालखंडों के बीच मध्य में एक सरकार आई जो एक विकल्प के रूप में आई और उसने भारत का शासन संभाला। तो इस प्रकार से अगर सरकार का गठन होता है तो वह सरकार अंतरिम सरकार कहलाती है। तो यह जो है एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। यह 1946 के कैबिनेट मिशन में घोषणा की गई थी और बाद में किया भी गया सितंबर 1946 में, जिसके सभी विभाग भारतीयों के अधिकार और नियंत्रण में होंगे, यानी शासन का संचालन पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में होगा। अब एक पॉइंट और कि ये जो तीनों राज्य थे, ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश भारत, देशी रियासत और कमिश्नरी, इन तीनों को मिलाकर, ब्रिटिश भारत, देशी रियासत और कमिश्नरी, इन तीनों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाएगी और उस संघ के पास सिर्फ तीन ही शक्तियां रहेगी। पहली रक्षा, दूसरी विदेश मामले और तीसरा संचार। से सभी शक्तियां प्रांतीय सरकारों के हाथ में होगी। इस प्रकार
भारत में शासन का बंटवारा 2 स्तरों पर करने का सिफारिश किया गया। पहला संघ और दूसरा प्रांत। संघ के पास रक्षा, विदेश मामले और संचार संबंधी शक्तियां, और शेष सभी शक्तियां किसके पास थी? तो शेष सभी शक्तियां प्रांत के पास थी। तो इस प्रकार जो है हमारा कैबिनेट मिशन का विषय कंप्लीट होता है। और अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारत के स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम, अर्थात 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।